दोस्तों, इंडिया में टेंडर सेलिब्रेट करते हैं 5000 बसेस, 10,000 बसेस। हमें लगता है कि क्रांति आ गई है, लेकिन जरा बॉर्डर के उस पार झांक के तो देखिए। चाइना के शेंजन में सिर्फ एक शहर में कितनी इलेक्ट्रिक बसेस है पता है? 16,000 से ज्यादा। अकेले शेंजन में पूरे इंडिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और वहां गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं है, वहां यूटोंग नाम से एक कंपनी है जो कि इतनी बसेस बनाती हैं। और उसने पता है क्या काम शुरू किया है? वाटर प्रूफ बसेस, यानी कि IP68 रेटेड। अगर बस पानी में डूब जाए तो भी बैटरी शॉर्ट नहीं होगी। और वो नाइट्रोजन कूलिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हैं ताकि बैटरी में कभी आग भी ना लगे। ये स्केल है, ये R&D है। और इंडिया में कहीं ना कहीं हम इस रेस में घुस जरूर गए हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन हमारा रास्ता भी थोड़ा सा अलग है। मैं आपको बताता हूं कैसे। हम बसेस खरीद नहीं रहे हैं। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स की स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस हैं वो काफी हद तक बैंकरप्ट हैं। इसलिए हमने एक नया रेंटल मॉडल बनाया है जिसने टाटा और अशोक लीलैंड जैसे पुराने किंग्स को हिलाकर रख दिया है और 4 नए खिलाड़ियों को जन्म दे दिया है। आज ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा यानी मेरे साथ हम यही डिकोड करेंगे। शेंजन वर्सेस इंडिया, कौन चल रहा है और कौन चला रहा है आपकी इलेक्ट्रिक बस को? देसी ब्रांड या फिर चाइनीज टेक? और मार्च में होने वाले 6500 बसेस का जो नया टेंडर आ रहा है उसमें किसका गेम ओवर होने वाला है? आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इंडिया शेंजन के लेवल पर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कैपिटल की कमी है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स जो हैं जैसे DTC या फिर मुंबई की बेस्ट, सालों से उनमें बहुत सारा लॉस हुआ है। उनका पैसा डीजल और पेंशन में चला जाता है। एक डीजल की बस आती है 40 से 50 लाख रुपए की, लेकिन एक जो इलेक्ट्रिक बस होती है वो आती है 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की, कई बार 2 करोड़ की भी हो जाती है। और हमारी सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर शहर के लिए ऐसी 10-10 हजार बसें खरीद सके। तो सरकार ने एक नया मॉडल बनाया। उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स से कहा, हम बस नहीं खरीदेंगे, हम तुमसे किलोमीटर खरीदेंगे। ये कहते हैं GCC मॉडल, यानी कि ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। इस मॉडल को समझने के लिए 2 मिनट के लिए बसेस को भूल जाओ, रियल एस्टेट के फाइनेंस को जरा देखते हैं। अभी हाल ही में ब्लैकस्टोन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स में से एक है, उन्होंने उदयपुर में एक लग्जरी होटल प्रोजेक्ट में काफी बड़ा स्टेक खरीदा। उस होटल का नाम है ताज उदयपुर अरावली। जब आप वहां जाएंगे आपको हर जगह ताज का लोगो दिखेगा, स्टाफ ताज का होगा, नैपकिंस पर ताज लिखा होगा। लेकिन सच ये है कि ताज ग्रुप उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। वो प्रॉपर्टी मुंबई के ईशान ग्रुप की थी और अब उसमें ब्लैकस्टोन ने इन्वेस्ट किया है। ताज वहां सिर्फ एक ऑपरेटर का काम करता है, वो एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर है। बिल्डिंग किसी और की और रिस्क किसी और का, लेकिन ब्रांड ताज का। सरकार ने बसेस के साथ भी एग्जैक्टली वही वाला मॉडल किया है, एसेट लाइट मॉडल। पहले सरकार का मॉडल था केपेक्स हेवी, यानी अगर आपको 1000 बसेस चाहिए तो आपको 1500 करोड़ पहले टेबल पे रखना पड़ता था। सरकार के पास लिक्विडिटी थी नहीं, तो इन्होंने मॉडल बनाया ओपेक्स हेवी, यानी कि इसमें ऑपरेटर बस चलाएगा, ड्राइवर लेके आएगा और रिस्क भी उठाएगा। सरकार सिर्फ रेंट देगी, मान लीजिए 54 रुपीज पर किलोमीटर। सरकार ने पूरा एसेट ओनरशिप का जो मॉडल था वो खत्म ही कर दिया है। अब बस चाहे टाटा की हो या ओलेक्ट्रा की हो, सरकार बस एक सब्सक्राइबर है। जब सरकार ने रेंटल मॉडल अनाउंस किया तो मार्केट के एक्सपर्ट्स ने आंखें बंद करके प्रेडिक्शन दी थी। उन्होंने कहा, बस का टेंडर है तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स ही जीतेगा या फिर अशोक लीलैंड जीतेगा। आखिर 70 इयर्स से भारत की सड़कों पर इन्हीं का तो राज है। लेकिन दोस्तों, जब PM इलेक्ट्रिक बस सेवा का अभी मैसिव टेंडर खुला तो उसमें 10,900 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस का कॉन्ट्रैक्ट था, जो पुरानी इंडस्ट्री को मिला ही नहीं। बड़ी बड़ी लीगेसी कंपनीज साइडलाइंस पर खड़ी रह गई और बाजी मार के ले गए वो 4 नाम जिन्हें कल तक कोई बस जायंट मानने को तैयार नहीं था। एक तरफ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो चुपचाप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ JBM ऑटो, जो कल तक पार्ट्स बनाती थी और आज पूरी बस बनाने लग गई है। तीसरी कंपनी है PMI इलेक्ट्रो और चौथी है ईका मोबिलिटी। इन चारों ने मिलकर प्राइस वॉर शुरू कर दी है। जहां पुराने खिलाड़ी अपने ब्रांड वैल्यू और लीगेसी कॉस्ट लेकर बैठे थे, वहां इन नए चैलेंजर्स ने इतनी अग्रेसिव बिडिंग की कि एस्टैब्लिश प्लेयर्स को गेम से बाहर होना पड़ गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। टाटा और अशोक लीलैंड के पास डेकेड्स ऑफ R&D एक्सपीरियंस है, हजारों इंजीनियर्स हैं। ये नए प्लेयर्स जो कल पैदा हुए, इनके पास अचानक ये सारा रातों रात वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कहां से आ गया? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा है एक स्ट्रैटेजी में जिसे मैं कहता हूं द ग्लोबल शॉर्टकट। इन नए प्लेयर्स ने एक बात समझ ली थी, अगर हम आज जीरो से R&D शुरू करेंगे तो इंजन डिजाइन करेंगे, बैटरी टेस्ट करेंगे, करते करते 10 साल लग जाएंगे। और टेंडर आज खुला है और 10 साल बाद हम टाटा से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम अशोक लीलैंड से मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने इन्वेंट करने की बजाय पार्टनर करना बेहतर समझा। इन्होंने रिसर्च लैब में टाइम वेस्ट नहीं किया, इन्होंने सीधा फ्लाइट पकड़ ली। सबसे पहले देखिए ओलेक्ट्रा ने हाथ मिलाया चाइना के ड्रैगन से, यानी कि BYD से। BYD दुनिया की सबसे बड़ी EV और बैटरी कंपनीज में से एक है। तो जब ओलेक्ट्रा टेंडर भरती है तो उसके पीछे BYD की वो प्रूवन LFP बैटरी टेक्नोलॉजी है जिसको ब्लेड कहा जाता है और वो पूरी दुनिया में फेमस है। फिर आती है PMI इलेक्ट्रो। इन्होंने भी चाइना की फोटोन के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर ली। टेक वहां से आई, ब्रांड यहां का लगा।
और फिर आती है अगली कंपनी जिसका नाम है JBM ऑटो, जिसने अपना गेम थोड़ा सा अलग खेला। शुरुआत में वो सोलारिस के पास गए जो कि यूरोप की कंपनी है, उनकी टेक्नोलॉजी लेकर आए, सीखा और फिर धीरे धीरे उन्होंने अग्रेसिव तरीके से लोकलाइजेशन शुरू कर दिया। और फिर आती है चौथी कंपनी जिसका नाम है ईका मोबिलिटी। इन्होंने ग्लोबल टेक का बफे लगा दिया। नेदरलैंड से VDL की बस की टेक्नोलॉजी लेके आए और जापान की मित्सुई से पैसे लेकर के फाइनेंशियल मसल खड़ा किया। अब आप पूछेंगे ये सब कुछ जब हो रहा है तो टाटा और अशोक लीलैंड आखिर कर क्या रहे थे? वो सो रहे थे क्या? जवाब है नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। टाटा मोटर्स और स्विच अपनी खुद की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी पे खेलते हैं। जब तक सेल्स की बात नहीं आती, बैटरी की बात नहीं आती, वो किसी चाइनीज पार्टनर पर डिपेंड नहीं करना चाहते सिवाय सेल और बैटरी के। तो शुरुआत में टाटा ने कई टेंडर्स में हिस्सा लेने से साफ मना ही कर दिया और जब तक टाटा ने सिस्टम से लड़ाई की तब तक ओलेक्ट्रा और JBM ने मौके का फायदा उठाया और मार्केट कैप्चर कर लिया। हालांकि अब टाटा वापस अग्रेसिव मोड में आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जज्बात जरा साइड में रखकर हमें थोड़ा कड़वा सच समझना पड़ेगा। क्या ये बसेस सही में मेड इन इंडिया हैं? हालत जैसी है, जिस्म देशी है पर दिल बिल्कुल विदेशी है। थोड़ा सा पंची लाइन मैंने बोल दी, पर देखो, जो आपको आंखों से दिखता है, स्टील बॉडी, चैसिस, ग्लास, टायर, सीट्स, ये सब 100% इंडिया में बन रहा है। JBM का हरियाणा में एक मैसिव प्लांट है और इलेक्ट्रा का भी हैदराबाद के पास सीतारामपुर में 150 एकर्स की बड़ी वाली फैक्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल रियल है। लेकिन बस का जो सबसे महंगा हिस्सा आता है, उसका दिल यानी बैटरी सेल्स और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो आज भी बड़े बड़े कंटेनर्स में बंद होकर चाइना से और ईस्ट एशिया से आता है। हम असेंबली में चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी में हम अभी भी डिपेंडेंसी खत्म नहीं कर पाए हैं। ये असेंबल्ड इन इंडिया से मेड इन इंडिया तक की जो ट्रांजिशन फेस है, हम अभी उसके बीच में कहीं हैं। पर दोस्तों, अब जरा हमने ये सब जब समझ लिया है तो आते हैं इस कहानी के सबसे डेंजरस प्लॉट ट्विस्ट पे, वो है फाइनेंशियल मैथ्स। दोस्तों, जब टेंडर खुले ना तो प्राइसेस सामने आए 54 रुपीज पर किलोमीटर, तो पूरी इंडस्ट्री शॉक में चली गई। क्यों? क्योंकि एक पुरानी डीजल बस को चलाने का खर्चा भी लगभग उतना ही आता है। लेकिन डीजल बस के साथ एक एडवांटेज है, उसका इंजन 12 से 15 साल तक चलता है। थोड़ा रिपेयर मांगता है लेकिन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रिक बस के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ ऑपरेटर्स 1 ट्रिलियन रुपीज की बेट खेल रहे हैं, एक ऐसा सट्टा जो अगर फेल हुआ तो ये कंपनी शायद अगले दशक तक सर्वाइव भी ना कर पाए। इस गैम्बल को समझने के लिए हमें दो चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलो पहली बात से शुरू करते हैं। सरकार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो 12 साल का है, यानी ऑपरेटर्स ने लिख कर दिया है कि मैं अगले 12 साल तक सड़कों पे बस दौड़ाऊंगा। और दूसरी चीज ये कि इंडिया की कंडीशन 45 डिग्रीज की गर्मी, धूल और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, इन हालतों में बस के अंदर लगी लिथियम आयन बैटरी की लाइफ 12 साल हो ही नहीं सकती। ऐसा इंडस्ट्री वाले भी बोलते हैं। मुश्किल से 5 से 7 साल की लाइफ होगी। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? ठीक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जब बस अपनी आधी लाइफ जी चुकी होगी, उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा, रेंज गिर जाएगी, बस चलना बंद हो जाएगी। उस दिन ऑपरेटर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, उसे पुरानी बैटरी निकाल करके नई एक और बैटरी लगानी पड़ेगी। और ये कोई छोटी मोटी पेंसिल का सेल नहीं है। ये 12 मीटर की बस, 18 मीटर की बस की बैटरी का जो रिप्लेसमेंट होता है वो 60 लाख से 90 लाख रुपए तक आ सकता है। सोचिए जरा, एक बस से आपने 6 साल में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन एक दिन में वो बैटरी खरीदने में सारा उड़ गया। अगर ऑपरेटर्स के पास 1000 बसेस हैं तो हर बस का 60 लाख का खर्चा भी अगर आए तो 600 करोड़ का बिल बन जाएगा। और ये पैसा सरकार नहीं देगी, ये ऑपरेटर की अपनी जेब से निकलेगा। तो आप सोचेंगे, जयंत, ये कंपनीज बेवकूफ थोड़ी है, उनको अपना काम तो पता होगा, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऐसी थोड़ी साइन कर दिया। और मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो बेट है दैट इज डिफ्लेशन बेट। कंपनी से बेट कर रही है कि आज जो प्राइस दे रही है वो इन डील्स में वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन फ्यूचर प्राइस ऑफ द बैटरी वो चेंज हो जाएगा। आज बैटरी लगभग $140 पर किलोवाट आवर में आती है, लेकिन 7 साल बाद जब हमें नई बैटरी खरीदनी होगी तब तक टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो चुकी होगी कि प्राइस गिरकर शायद $80 या $60 पर आ जाएगी। यानी आज जो चीज 60 लाख की है वो 2030 में शायद सिर्फ 30 लाख की मिल जाएगी हमें। अगर बैटरी प्राइसेस ड्रास्टिक तरीके से गिरे तो ये ऑपरेटर्स बीच का पैसा बचा लेंगे और सुपर प्रॉफिट्स कमाएंगे। लेकिन अगर लिथियम महंगा हो गया, अगर चाइना ने एक्सपोर्ट रोक दिया, अगर प्राइस $140 से बढ़ गया, तो ये 600 करोड़ का जो खर्चा है ये अनफंडेड लायबिलिटी बन जाएगा। इससे भी बड़ा डेंजर बन जाएगा, बैलेंस शीट जल जाएंगी। तो हकीकत यह है कि वो सिर्फ पैसेंजर नहीं ढो रहे हैं, वो लिथियम के ग्लोबल प्राइसेस को शॉर्ट सेल करके चल रहे हैं। और रिजल्ट आने में अभी भी 6 साल बाकी हैं, 7 साल बाकी हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सेल शीट पे बनाई गई स्ट्रैटेजी अक्सर सड़कों पर आकर के दम तोड़ देती है। तो यहाँ हमें वापस शेंजन वाली बात याद रखनी चाहिए। आप चाइनीज टेक्नोलॉजी को इंडिया ला सकते हैं, पर आप चाइना का मौसम इंडिया में नहीं ला सकते। याद रखिए, दिल्ली की गर्मी यानी टेम्परेचर 45 to 48 डिग्रीज तक जाता है, कभी कभी 50 का पारा भी पार हो जाता है। ऐसी गर्मी में इंसान ही नहीं, बैटरीज को भी हीट स्ट्रोक आने तक का खतरा होता है। हुआ ये कि जब बस सड़क पर उतरती है तो उन्हें डबल पेनल्टी झेलनी पड़ती है।
एक तरफ पैसेंजर्स को ठंडा रखने के लिए केबिन में एसी फुल ब्लास्ट पर चलता है और दूसरी तरफ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बैटरी को ठंडा रखने के लिए लिक्विड कूलिंग पंप को चला के रखना पड़ता है ताकि बैटरी ब्लास्ट ना हो जाए। और ये पैरासिटिक लोड ही बैटरी की 20 से 25% एनर्जी खा लेती है। नतीजा, रेंज एंजाइटी। जो बस पेपर पे 200 किलोमीटर चलनी थी वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास चलेगी। ड्राइवर्स को बीच रास्ते में चार्जिंग स्टेशन ढूंढने पड़ेंगे और जब बस रुकती है तो सिर्फ पैसेंजर परेशान नहीं होते, ऑपरेटर का बैंक अकाउंट भी रोता है। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला हमें पुणे में। वहां की अथॉरिटी ने यह नहीं माना कि गर्मी बहुत ज्यादा थी या फिर टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के ऊपर 55 करोड़ का एक हिस्टोरिक फाइन ठोक दिया। क्यों? क्योंकि 45 डेज के अंदर ही 45 बसेस ब्रेक डाउन हो गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। एक मुसीबत और है जो बस के अंदर नहीं, बस डिपो के बाहर खड़ी है। और ये बात कोई ब्रोशर के ऊपर नहीं लिखता है, वो है अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर की। सुनिए, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर घर के 5 एम्पियर के सॉकेट में चार्ज हो जाता है, लेकिन जब आप कॉमर्शियल ईवी को चार्ज कर रहे हैं, एक बड़ी बस को चार्ज कर रहे हैं, तो गेम फिजिक्स का हो जाता है। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक बस की बैटरी लगभग 200 किलोवाट आवर की होती है। जब एक डिपो में ऐसी 100 बसेस रात को एक साथ आके खड़ी हो जाती हैं और सब एक साथ चार्ज होने लगती हैं, तो पावर डिमांड मेगावाट्स में चली जाती है। टेक्निकल टर्म्स में कहूं, आपको वहां नॉर्मल बिजली का कनेक्शन नहीं चाहिए, आपको यहाँ डेडिकेटेड 11 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट का एक सबस्टेशन चाहिए डिपो के अंदर ही। हमारे डिपोज इस लोड के लिए डिजाइन नहीं हुए थे, वो तो डीजल बसेस पार्क करने के लिए बने थे। वहां ना तो हाई टेंशन केबल्स हैं और ना ही ट्रांसफार्मर्स हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना। अब ऑपरेटर्स को हर डिपो में अपना खुद का एक मिनी ग्रिड भी बनाना पड़ेगा। इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात ऑफकोर्स कॉस्ट की है, एक सब स्टेशन लगाने में करोड़ों का खर्चा आता है। और दूसरी प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी की। डिस्कॉम्स यानी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज होती हैं, यानी कि बिजली विभाग, इतनी जल्दी सैंक्शन लोड बढ़ाने को तैयार नहीं होते। कई शहरों में ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि जहां बसेस डिलीवर हो गई हैं वहां पे डिपो में कनेक्शन ही नहीं था। वहां डीजल जनरेटर्स, हाँ, डीजल के जनरेटर से चला करके इलेक्ट्रिक बस को चार्ज किया जा रहा है। इससे बड़ी आयरनी और क्या ही हो सकती है। ऑपरेटर के लिए ये एक डेड इन्वेस्टमेंट है। बस रेडी है, ड्राइवर रेडी है, लेकिन ग्रिड कहाँ है? ये वो इम्प्लीमेंटेशन लैग है जो एक्सेल शीट पर दिखाई गई मैथ में नहीं नजर आता, लेकिन जमीन पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को पूरी तरह नेगेटिव में ले जाती है। ये जीसीसी मॉडल की कड़वी सच्चाई है। ये कोई चैरिटी नहीं है। अगर पहिया घूमा तो पैसा मिलेगा, अगर बस खड़ी है तो ऑपरेटर की जेब से फाइन भरना पड़ेगा। पर फिलहाल के लिए इन सब चैलेंजेस के बावजूद ही गेम रुक नहीं रहा है, गेम बड़ा हो रहा है। अब सारी नजरें मार्च पे टिकी है। सरकार ने अभी रिसेंट में 10,900 बसेस का एक मेगा टेंडर क्लोज किया और अब एक और बड़ा टेंडर आ रहा है। मार्च में क्लोज होगा 6,500 बसेस का एक और नया टेंडर, जिसमें इतनी सारी बसेस 3 बड़े शहरों को दी जाएगी। ये टेंडर डिसाइड करेगा कि अगला किंग कौन बनेगा, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसी कंपनीज या फिर जेबीएम और ओलेक्ट्रा जैसे न्यूबीज। लेकिन सवाल यह है कि टाटा और अशोक लीलैंड जो पिछले 2 साल से टेंडर से दूर भाग रहे थे, वो अचानक वापस क्यों आए हैं? ऐसा नहीं है कि उनका दिल पिघल गया है, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस में दिल नहीं, रिस्क असेसमेंट चलता है। उनका डर ये था कि जो हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स है, जैसे दिल्ली की डीटीसी या मुंबई की बेस्ट या फिर जो दूसरे स्टेट्स में भी हैं, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। ये लोग सैलरीज तक टाइम पे नहीं दे पाते हैं। टाटा का कहना था, हमने 1000 बसेस लगा भी दी और अगर म्युनिसिपैलिटी ने 6 महीने तक हमें टाइम पे रेंट नहीं दिया तो हमारा एनपीए हो जाएगा। इस डर को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और एक गेम चेंजिंग पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसी कहलाती है पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये बेसिकली एक सोवरेन गारंटी है। सरकार ने एक डेडिकेटेड फंड बनाया है और लॉजिक बहुत ही सिंपल और रूथलेस है। अगर किसी स्टेट म्युनिसिपैलिटी ने ऑपरेटर को पैसा नहीं दिया तो ऑपरेटर को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वो सीधा सेंट्रल एजेंसी के पास जा सकता है। सेंट्रल एजेंसी उस डेडिकेटेड फंड से ऑपरेटर को पेमेंट कर देगी, लेकिन बदले में आरबीआई उस स्टेट के पैसे से सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा निकाल के दे देगी। यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास डिफॉल्ट करने का ऑप्शन ही नहीं बचा है। अगर आपको इलेक्ट्रिक बस चाहिए तो टाइम पे पेमेंट होना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये वाला मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाएगा। और इस 3 पार्टी अग्रीमेंट ने पूरे के पूरे इस सिस्टम को बैंकेबल बना दिया है। इसलिए मार्च में जो टेंडर हो रहा है, आपको वापस पुराने शेयर उसमें मैदान में दिखाई देंगे। दोस्तों, ये अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं रही है, ये कैपेसिटी की लड़ाई है। जिसके पास फैक्ट्री रेडी है और जिसके पास बैटरी की सप्लाई सॉर्टेड है, वही ये टेंडर जीत सकता है। तो वर्डिक्ट क्या है? इंडिया का ईवी रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है, लेकिन ये शेंजन जैसा स्मूथ नहीं है। हमने ओनरशिप छोड़ करके स्मार्ट रेंटिंग सीख लिया है और एक नए मॉडल की तरफ कदम उठाया है। हमने पुराने जायंट्स को नए प्लेयर्स के साथ रिप्लेस होते हुए देख लिया है। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू हो रहा है। हमें चाइना की यूटोंग जैसा R&D इंडिया में करना पड़ेगा। हमें ऐसी बसेस लानी होंगी जो दिल्ली की गर्मी और मुंबई की बारिश दोनों झेल सके। सिर्फ यूरोप या चाइनीज टेक को कॉपी करके हम अपना काम नहीं चला सकते। अगली बार जब आप सड़क पर वो इलेक्ट्रिक बस देखे जो बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ रही है, तो याद रखना उसके पीछे ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, ट्रिलियन रुपीस के टेंडर्स हैं
और लिथियम प्राइसेस का एक हाई स्टेक्स पोकर गेम चल रहा है। मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। स्टे क्यूरियस, सी यू वेरी सून।